हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। कल संडे था तो हमारा करंट अफेयर्स नहीं होता, वीकली सेशन होता है। आई होप आप लोग ने वीकली सेशन एंजॉय किया होगा। इसलिए आज हम 1 एंड 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज पे बात करेंगे कि 1 जनवरी को हमने कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रही है दोनों दिनों की वो हम देखेंगे। देन आप लोगों की मदद के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं या जो लोग चाहते हैं कि क्विक रिवीजन हो, तो इसलिए लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए हेडलाइन प्रोवाइड की है आपके क्विक रिवीजन के लिए, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिससे आप शानदार नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर बाद में हम बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस पे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। रही बात पीडीएफ की, तो आपको हमारी वेबसाइट पर भी पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ मिल जाएगी, और सबसे शानदार और सबसे सस्ता तरीका जो है पीडीएफ लेने का वो है हमारा टेलीग्राम। तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो बिल्कुल नया साल शुरू हो रहा है, नए तरीके से हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लाइन अप हैं और आपको पता है कि करंट अफेयर्स का अपना एक वेटेज होता है, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए ये सीए आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और बहुत जल्दी पूरे साल की, मतलब 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, तो उसकी एक बुकलेट परचम की टीम आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट कराने जा रही है। ठीक है, जब प्रिंट हो जाएगी तो उसका अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा, तो जिससे आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो लगभग 1 साल का सीए उसमें पूछा जाता है। ठीक है, और सीए पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, और वन मोर थिंग, लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते। सबसे पहले 1 जनवरी को ऑब्वियसली न्यू ईयर तो था ही, इसके अलावा ग्लोबल फैमिली डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लोगों के बीच में पीस, यूनिटी, ब्रदरहुड, हार्मोनी, है ना, भाईचारे की जो भावना होती है, वो सब भावनाएं पैदा हो सके, वो फैमिली के साथ ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर सके, इसलिए ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को सपोर्ट किया था 1997 में। बेसिकली एक बुक है जिसका नाम है वन डे इन पीस। इस बुक से इंस्पायर होकर ही यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल फैमिली डे की शुरुआत की थी। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर हुए हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन में, कोनेरू हम्पी, जो एक शानदार चेस खिलाड़ी हैं, हम सभी लोगों को पता है। इन्होंने वीमेंस वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता है। और ये जो चैंपियनशिप थी वो कजाकिस्तान में कंडक्ट कराई गई थी। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं छोटी सी बात इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले बता देती हूँ कि जो फिडे होता है ना, फिडे के द्वारा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल चेस गवर्निंग बॉडी जो है फिडे, उनके द्वारा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। 26 से 30 दिसंबर में इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान की कैपिटल में। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ये चैंपियनशिप चौथी बार वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने जीती है, जो कि नॉर्वे के चेस खिलाड़ी हैं। तो मेंस टाइटल वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, और ये इनकी 4th टाइम की विक्ट्री है। वहीं अगर हम वीमेंस के टाइटल की बात करते हैं तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में वीमेंस टाइटल चाइना की चेस ग्रैंड मास्टर टेन जियोंगी ने जीता था। ये दोनों न्यूज़ में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। वहीं भारत की सविता श्री, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में। ये बातें हमने डिस्कस की थी। तो सविता श्री जो है वो तीसरे नंबर की इंडियन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में कोई एक मेडल जीता है। ठीक है, चाहे वो ब्रोंज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीसरे नंबर की हैं, तो पहले भी 2 कोई खिलाड़ी रहे होंगे हमारे देश के जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता हो। तो बिल्कुल सही है, एक तो ये कोनेरू हम्पी जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे जो है वो विश्वनाथन आनंद है, और तीसरे नंबर पे सविता श्री बन गई है। ठीक है, तो ओनली 3 इंडियंस, विश्वनाथन आनंद,
कोनेरू हम्पी और सविता श्री, ये 3 ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड विल्ट चेस चैंपियनशिप में जो है वो कोई मेडल हासिल किया है। विश्वनाथन आनंद ने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड रैपिड में और ब्रोंज मेडल जीता था वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में 2017 में। अभी जो दोनों चैंपियनशिप है, चाहे वो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप हो, दोनों फिडे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, एक इंटरनेशनल बॉडी है फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, अगर इसके हेड ऑफिस के बारे में बात करते हैं तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है और आर्केडी दोवारकोविच इसके प्रेसिडेंट है। आइए हम वापस अपनी न्यूज़ पे चर्चा करते हैं कि कोनेरू हम्पी विंस सिल्वर एट द वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल अल्मेटी में कंडक्ट कराई गई थी। इसमें कोनेरू हम्पी ने जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो गोल्ड किसको मिला है? तो गोल्ड जो है वो कजाकिस्तान की चेस खिलाड़ी बीबी सारा को मिला है। बीबी सारा जो है वो कजाकिस्तान की चेस खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 का टाइटल अपने नाम किया है। सिल्वर कोनेरू हम्पी को मिला है। वही कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का टाइटल 2019 में अपने नाम किया था। क्लियर? तो आपको ले दे के 3-4 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन है? पहला तो कोनेरू हम्पी का नाम याद रखेंगे आप, दूसरा नाम आप याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन का, तीसरा नाम आप याद रखेंगे तेन जोइंगिंग का, चौथा नाम विश्वनाथन आनंद हमेशा याद रहता है और पांचवा नाम सविता श्री। इन 5 लोगों के नाम आपको याद रखने और इन 5 का एसोसिएशन चेस से है। डन? अगली न्यूज पे हम चर्चा करते हैं। अगले पर्सन है जिनका नाम है जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव अपॉइंटेड द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फसई। फसई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है फसई, और इसके CEO के रूप में जी कमलावर्धन राव को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में और अब इन्हें फसई का CEO बना दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है ये। ठीक है, अब जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम फसई बोल रहे हैं, बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब है कि किसी एक्ट को पास करके, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया और फिर आपने 1935 में आरबीआई की स्थापना करी। तो वैसे ही फसई जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में पास हुआ था और 2008 में फसई का फॉर्मेशन हुआ। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। तो जी कमलावर्धन राव का नाम याद रखना है, फसई के CEO बन गए हैं। ठीक, अगले पर्सन हम देखते हैं दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला एज्यूम द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मतलब परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार शुक्ला को चुना गया है। ठीक है, तो दिनेश कुमार शुक्ला जी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के जो है वो चेयरमैन के रूप में काम करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। कितने सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है? 3 सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अगर हम इस एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन 15 नवंबर को हुआ था 1983 में। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर को 1983 में इसका फॉर्मेशन हुआ था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। मतलब ये भी एक तरीके से स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का फॉर्मेशन 1983 में हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था और दिनेश कुमार शुक्ला जो है इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर लिए गए हैं। क्लियर है? अब ये जो आपका ये बोर्ड है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो क्या करता है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहे हैं और जब न्यूक्लियर एनर्जी पे काम किया जाता है तो हार्मफुल रेडिएशन भी होते हैं। तो ये जो रेडिएशन है तो वो किसी भी तरीके से पीपल को, एनवायरनमेंट को, एनिमल को इम्पैक्ट ना करे, कोई रिस्क में ना पड़े। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का काम ये रेगुलेटरी बोर्ड करती है जिसका हेड ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये जो बोर्ड होता है उसमें एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, फिर एक एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, 3 पार्ट टाइम मेंबर और एक सेक्रेटरी मतलब एक सचिव होते हैं। तो एक पूरी एक बॉडी की तरह ये काम करता है। चलिए अगली बात करते हैं अजीत कुमार सक्सेना के बारे में। अजीत कुमार सक्सेना assume charge as the chairman कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MOIL। ठीक है, MOIL मोइल जिसे बोला जाता है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड,
मॉइल मतलब मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अजीत कुमार सक्सेना को चुना गया है, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि मैग्नीज की जहाँ जहाँ पे खान होगी, जहाँ जहाँ माइनिंग एरियाज होगा और मैग्नीज की प्रोडक्शन का काम किया जा रहा होगा, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम अजीत कुमार सक्सेना करेंगे। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है वो 2025 तक रहेगा या फर्दर नोटिस तक रहेगा। अगर गवर्नमेंट पहले हटाना चाहती तो हटा सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है, राइट। तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत कुमार सक्सेना बन गए हैं। आइए अब कुछ बातें हम मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के बारे में कर लेते हैं। तो ये जो मॉइल है ये शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन जो है वो 1962 में हुआ था और उसका नाम बाद में मॉइल लिमिटेड कर दिया गया 2010-11 में, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा 11 मैग्नीज और माइंस इंडिया में ऑपरेट होती हैं। तो भारत में मॉइल कितनी मैग्नीज और जो माइन एरियाज है उनको ऑपरेट करता है? तो 11, जिनमें से 7 माइन महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जो नागपुर और भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है वहां पर, और बची हुई जो 4 माइंस है ना वो हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आपको 4 माइंस मिलेंगे। तो 7 और 4 11 माइंस को ऑपरेट कौन करता है? मॉइल करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट जो मॉइल है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर 53%। फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी माइंस है, तो महाराष्ट्र का शेयर 5.96% है, वहीं मध्य प्रदेश का शेयर जो है 5.38% है और पब्लिक का शेयर 35% है। इसका हेड ऑफिस नागपुर महाराष्ट्र में मिलेगा। डन। चलिए अगली बात करते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई अपॉइंट्स सुंदर रमन राममूर्ति एज एमडी एंड द सीईओ। तो बीएसई के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? सुंदर रमन राममूर्ति को चुना गया है, ठीक है। सुंदर रमन राममूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बीएसई, ठीक है। इनका जो टेन्योर रहेगा वो 5 सालों के लिए रहेगा। 5 सालों के लिए बीएसई के जो एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है वो सुंदर रमन राममूर्ति को चुना गया है। ये पोजीशन काफ़ी समय से खाली थी, मतलब जुलाई 2022 से ये पोजीशन खाली थी। क्यों खाली थी? क्योंकि जो एमडी और सीईओ थे ना बीएसई के, आशीष कुमार चौहान, उन्होंने बीएसई से रिजाइन करके एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना उसको ज्वाइन कर लिया था। तो बहुत लंबे समय से ये वैकेंसी खाली थी और फाइनली अब सुंदर रमन राममूर्ति को 4 जनवरी को ये कार्यभार सौंप दिया जाएगा और वो एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे बीएसई के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लार्जेस्ट सिक्योरिटी मार्केट है इंडिया का और एशिया का पहला एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। 1874 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, सॉरी 75, 1875 में, ठीक है। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है किन गैंग। क्या नाम है इनका? किन गैंग। और ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, विदेश मंत्रालय इन्हें मिल चुका है। जैसे हमारे देश में एस जयशंकर जी है ना, विदेश मंत्री हैं, जाते हैं अलग अलग देशों में। अभी साइप्रस में इन्होंने 3 डील की थी। वैसे ही चाइना गवर्नमेंट के द्वारा किंग गैंग एज अपॉइंटेड कंट्रीज न्यू फॉरेन मिनिस्टर। चीन किंग गैंग को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। इसके पहले चाइनीज एम्बेसडर टू द यूएसए थे और अब इन्हें नया फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है किंग गैंग का। क्लियर हो गई थी चीजें? चलिए अगली बात करते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। ये अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव विल टेक ओवर द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉम द 1 जनवरी 2023, ठीक है। इसके पहले वो इसी बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे और अब ये एमडी और सीईओ बन गए हैं। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? तो प्रतिम सेन गुप्ता को इन्होंने रिप्लेस किया है। अब कुछ बातें इंडियन ओवरसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला चीज तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है। इंडियन ओवरसीज बैंक का फॉर्मेशन 1937 में हुआ था एम चिदम्बरम चेतियार के द्वारा, ये इसके फाउंडर हैं। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज किया गया मतलब मैक्सिमम शेयर 50% से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के पास हो जाते हैं तो उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट बैंक कहने लगते हैं, जिसको हम नेशनलाइज करना कहते हैं। तो नेशनलाइजेशन
इंडियन ओवरसीज बैंक का 1969 में हुआ था, जब इसरो का फॉर्मेशन हुआ था। मैं हमेशा इस बात को यहाँ पर मेंशन करती हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेड ऑफिस चेन्नई में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। चलिए नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आप लोग ने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेटिकन सिटी मिलेगी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है ना, और जहाँ पे पोप निवास करते हैं। पोप का निवास स्थान जो है वो वेटिकन सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मर पोप बेनेडिक्ट 16 पास्ड अवे एट द वेटिकन सिटी। तो फॉर्मर पोप मतलब पहले जो वेटिकन सिटी में पोप रह चुके हैं, जिनका नाम है बेनेडिक्ट 16, इनका निधन हो गया है। 95 ईयर्स के थे ये, वेटिकन सिटी में इनका निधन हो गया है, ठीक है। 1415 के बाद, 1415 के बाद ये पहले ऐसे पोप बने थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, अपने पद को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब थी, नासाज थी, जिसके कारण इन्होंने अपने पद को छोड़ा था। तो 1415 के बाद ये पहले ऐसे पोप थे कैथोलिक चर्च के जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। 8 साल तक की अपनी सेवाएं दी और 2013 में इन्होंने मतलब कहा कि अब मैं पोप का कार्यभार नहीं संभाल सकता, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। चलिए अब यहाँ से 2-3 न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चलने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था 20 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक। अगले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले जाएंगे 2023 में, वो हमारे मध्य प्रदेश में खेले जाएंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल सिटी जो है वो होस्ट सिटी होगी। तो 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए? भुवनेश्वर उड़ीसा में। आज हमें बात करनी है हॉकी टीम के बारे में, ठीक है। हॉकी टीम के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करेंगे और वीमेंस कैटेगरी की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे गोल्ड हॉकी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो टीम है उसने मेंस अंडर 18 जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसका टाइटल अपने नाम कर लिया है। क्या है न्यूज़? हॉकी मध्य प्रदेश क्लिंक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 टाइटल। तो हॉकी मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो पुरुष अंडर 18 का खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। और ये जो फाइनल मैच खेला गया था वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में ही तो होस्ट हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें मध्य प्रदेश इस टाइटल को जीत गई है। तो मेंस अंडर 18 टाइटल किस टीम ने जीता है? मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। सेकंड नंबर पे उड़ीसा है और थर्ड नंबर पे हरियाणा है। और हरियाणा ने किसको डिफीट किया? झारखंड। तो देखिए 4 राज्यों की टीम का चर्चा हो गया है। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, उड़ीसा सेकंड नंबर पे है, हरियाणा तीसरे नंबर पे है और झारखंड चौथे नंबर पे है। तो जो चारों देशों की टीम जो है ना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और हरियाणा, have qualified for the खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनके लिए चारों राज्यों की टीम ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की टीम जीती है, तो मध्य प्रदेश की जो टीम थी ना अंडर 18 हॉकी टीम, उसके जो कप्तान थे वो अली अहमद थे और ये बेस्ट स्ट्राइकर भी बने हैं अली अहमद मध्य प्रदेश से। बेस्ट गोलकीपर रवि हरियाणा से और बेस्ट डिफेंडर सुंदरम रजावत मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मेंस अंडर 18। अगर हम बात करें यहाँ पे वीमेंस अंडर 18 हॉकी टीम के बारे में, तो इस टाइटल को हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने। और हरियाणा ने किसे हराया है? मध्य प्रदेश को, ठीक है। चलो तो यहाँ पे है हॉकी हरियाणा महिला अंडर 18 टीम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को जीता है। तो हरियाणा की टीम ने वीमेंस अंडर 18 जो खिताब है वो अपने नाम किया और इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया है। तो फर्स्ट नंबर पे हरियाणा की टीम है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश की टीम है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो झारखंड की टीम है, सॉरी तीसरे नंबर पे उड़ीसा की टीम है और उड़ीसा की टीम ने किसे हराया है? झारखंड को हराया है। तो यहाँ पर भी 4 राज्यों की चर्चा, वापस से वही 4 राज्य है जो कि वहाँ पे डिस्कस किए थे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो ये चारों जो टीम है वो क्वालिफाई कर गई हैं जो नेक्स्ट ईयर खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब इसकी अवार्ड लिस्ट देखते हैं तो बेस्ट गोलकीपर कविता जो कि हरियाणा से है, वहां पर रवि थे वो भी हरियाणा से थे, राइट, याद आया। बेस्ट डिफेंडर योगिता वर्मा मध्य प्रदेश से, बेस्ट स्ट्राइकर भूमिष्का साहू जो कि मध्य प्रदेश से, और वहां पर कौन थे? अली अहमद थे जो कि मध्य प्रदेश से थे। तो देखिएगा डायरेक्टली खिलाड़ियों के नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी हैं, इनका रिलेशन किस गेम से है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका रिलेशन हॉकी से है। डन। चलो अगली बात करते हैं।
गुरुंग कम्युनिटी इन सिक्किम सेलिब्रेट्स इट्स न्यू ईयर फेस्टिवल तामू लोसर। तो तामू लोसर कहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है? तो ये सिक्किम का है। और सिक्किम की जो गुरुंग कम्युनिटी है, गुरुंग नेपाली बेसिकली है, ये नेपालीज गुरुंग कम्युनिटी जो कि सिक्किम में रहती है, उनके द्वारा यहाँ पे जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है उसको तमू लोसर कहा जाता है। तो इनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया। तो बेसिकली गुरुंग जो लोग हैं वो हिल पीपल है, जो सदर्न स्लोप है हिमालय का, वहाँ पर ये रहते हैं। और इनका जो ओरिजिन है वो मंगोलाइड माना जाता है और बोला जाता है कि लगभग 2000 साल पहले तिब्बत से आके यहाँ पर बस गए थे। अगर हम एथिक्स ग्रुप के बारे में बात करें सिक्किम के, तो सिक्किम में बेसिकली 3 एथिक्स ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से? मतलब 3 कौन कौन सी जनजातियां अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम में आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी, तो लेप्चा, भूटिया और नेपालीज। लेप्चा जो है बेसिकली बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन होते हैं। भूटिया पीपल जो है वो ओरिजिनली फ्रॉम द खाम एरिया इन ईस्टर्न तिब्बत, ठीक है। और एक होते हैं नेपालीज। तो ये मेन इथिक कंपोजिशन है सिक्किम का। अब अगली कहानी को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। सेंटर अप्रूव्ड कर्नाटका खलसा बांधरू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो काफ़ी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, तो केंद्र सरकार ने फाइनली कर्नाटका की कलसा बांधरू जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दे दी है, क्योंकि पहले इसका अपोजिशन चल रहा था गोवा गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से डिस्प्यूटेड था ये प्रोजेक्ट कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। और फाइनली केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और ये प्रोजेक्ट कर्नाटका का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कलसा बांधरू वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। The Central Water Commission has approved the diversion of 1.72 TMC water from the Kalsa Dam and 2.18 TMC water from the Bandru Dam। तो थोड़ा सा बातें यहाँ पे समझते हैं। तो पहले मैं 2 नदियों के बारे में बात करती हूँ। एक नदी है मालप्रभा रिवर। आप देखेंगे यहाँ से ये मालप्रभा रिवर ओरिजिनेट हो रही है और इस तरीके से जा रही है, ये मालप्रभा रिवर है, राइट। तो मालप्रभा रिवर के आसपास का जो रीजन होगा वो मालप्रभा बेसिन कहलाएगा। दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं जो कि कर्नाटका की नदी है, यहाँ पे महादेई रिवर। महादेई रिवर का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है और ये नदी आपको इस तरीके से कर्नाटका से गोवा जाते हुए दिखाई दे रही है। और जब गोवा में एंटर होती है ये नदी, तो ऑब्वियसली जब कोई नदी है एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो उसके अगर उस पर डैम बनते हैं तो वाटर डिस्प्यूट 2 राज्यों के बीच में हो जाता है। तो गोवा और कर्नाटका के बीच में इस महादेई रिवर के लिए वाटर डिस्प्यूट भी थे, ठीक है। तो ये महादेई रिवर का बेसिन है। अब इस महादेई रिवर पे आपको एक डैम में देखने को मिलेगा विच इज बांद्रू डैम, दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक डैम यहाँ पर महाराष्ट्र के आसपास आपको देखने को मिल रहा है कलसा डैम। तो कलसा डैम का जो पानी है वो डाइवर्ट किया जा रहा है और बांद्रू डैम का जो पानी है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। मतलब कलसा डैम और बांद्रू डैम जो है वो महादेई रिवर बेसिन में आते हैं और इनका पानी डाइवर्ट करके मालप्रभा रिवर बेसिन में किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कर्नाटका का ये वाला जो रीजन है जहाँ पे बेलगावी वगैरह आता है, ये रीजन है यहाँ पे सूखे की समस्या है। यहाँ पे क्या है? सूखे की समस्या है कि आपको पता है कि कोई नदी ओरिजिनेट होती है और फिर जाके समुद्र में मिल जाती है और समुद्र में एक बार पानी मिल जाता है तो वो हमारे किसी उपयोग का नहीं होता। तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट जाती है कि खालसा डैम और आपका बांद्रू डैम का जो पानी है वो डाइवर्ट करके जो आपका यहाँ पे कर्नाटका नदन कर्नाटका का रीजन है वहां पर इस पानी को डाइवर्ट किया जाए जिससे सूखा का एरिया है इनके पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। तो ये पूरा का पूरा मांजरा है, ठीक है। तो कर्नाटका वांट टू यूज द महादेई रिवर वाटर फ्रॉम इट्स ट्रिब्यूटरी खलसा एंड बांद्रू टू द ड्रॉट हिज डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदन कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट चाहती है कि जो सूखा वाला एरिया है नदन कर्नाटका का वहां पर इस नदी इन दोनों डैमों का पानी डाइवर्ट किया जाए। महादेई रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से, वेस्टर्न घाट से, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अब बेलगावी डिस्ट्रिक्ट भी न्यूज़ में था, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, आपका परचम वॉल्यूम 2 पे बर्निंग इशू कवर किया था। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र कहता है कि हमारा हिस्सा है और कर्नाटका कहता है हमारा हिस्सा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, बहुत सारे गाँव यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मराठी लैंग्वेज को बोलते हैं। और जब ये महादेई रिवर जैसे ही गोवा में नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंटर स्टेट डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कर्नाटका है, यहाँ पर आपको बेलगावी इस एरिया में मिलेगा और यहाँ से ये नदी जब गोवा में एंटर करती तो ये इंटर वाटर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। अगर हम इस खालसा बांद्रू प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदी जो महादेई बेसिन है, इट डैम डिजाइन टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द महादेई बेसिन टू द मालप्रभा रिवर बेसिन।
तो महादाई रिवर बेसिन से पानी यहाँ पे जो है वो मालप्रभा रिवर बेसिन में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे वहाँ के 13 टाउन ऐसे हैं कर्नाटका के जिनको पानी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो सके, जिनमें धारवाड़ रीजन है, बेलगावी है, बगालकोट है ना, ऐसे कई सारे रीजन हैं। ठीक है, दीज रीजन टुगेदर फॉर्म द सेकेंड ड्राइस्ट रीजन इन द कंट्री आफ्टर राजस्थान। मतलब बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है, सूखा ग्रसित एरिया है, इसलिए यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI एट देवनहल्ली कर्नाटका। तो कर्नाटका से एक और न्यूज़ हमारे पास आती है, ये केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, नाम से समझ में आ रहा है, केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, जिसको सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है, अमित शाह जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कर्नाटका में, देवनहल्ली कर्नाटका में, और फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो ये भारत का 6वें नंबर का ये सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है। ठीक है, दिस विल बी द 6th CDTI of the Bureau of Police Research and Development under the Union Ministry of Home Affairs in the country। तो और ये किसके अंदर काम करेगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि 5 CDTI और कहाँ पर है, उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। पहले कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं। देवनहल्ली सेंटर जो है CDTI का, ये फॉरेंसिक नीड्स जो भी होती हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और यूनियन टेरिटरी दमन और दीव, तो कोई भी केसेस आते हैं, कोई मर्डर का केस है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो फॉरेंसिक नीड्स के लिए ये CDTI बनेगा जो इन केसेस को फाइंड करने में, इनको सॉल्व करने में मदद करेगा। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं तो हमारे देश में 5 फंक्शनल CDTI हैं और ये 6वां नंबर का, जब ये तैयार हो जाएगा तो ये 6वां नंबर का बन जाएगा। ठीक है, पहला जो CDTI था उसको कैलकाटा में सेटअप किया गया था 1958 में। अदर जो है वो हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन है? बालाजी श्रीवास्तव है। चलिए अगले पर्सन के बारे में हम बात करते हैं जिनका नाम है फातिमा शेख। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लेसन ऑन द इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टीचर फातिमा शेख। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख पर पाठ पेश किया है। जो 8वीं कक्षा की बुक होगी ना, 8th स्टैंडर्ड की जो बुक होगी, उसमें फातिमा शेख के नाम पे एक चैप्टर होगा, क्योंकि फातिमा शेख जो है वो भारत की पहली फर्स्ट वीमेन मुस्लिम टीचर है और वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड एडुकेटर रही हैं। इन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भी शेल्टर देने का काम किया था और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही साथ फातिमा शेख जितने भी स्कूल खोले थे ना ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के द्वारा, उनमें भी टीचर की तरह फातिमा शेख ने काम किया। तो फातिमा शेख के नाम पर एक चैप्टर 8वीं कक्षा की बुक में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी इनॉग्रेट फर्स्ट एवर 2-story 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट इन अहमदाबाद। तो देखिएगा, ये 2 स्टोरी का 2 माले का आपको एक बिल्डिंग दिख रहा है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और ये पहला 2-story 3D प्रिंटिंग ड्वेलिंग यूनिट है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कैंट एरिया में से बनाया गया है। इसको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और माइको प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही जो जोन 3 आपका जोन 3 जो आपका अर्थक्वेक जोन होता है ना, वहाँ पर इसे बिल्ड किया गया है। मतलब अगर अर्थक्वेक आते हैं तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के पर्सनल्स रह सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और आर्म फोर्स जो पर्सनल्स होते हैं उनको आप एक तरीके से वो ईजिली उनका तरीका अवेलेबल हो जहाँ पे वो रह सकें, शेल्टर के लिए इस 3D प्रिंटिंग यूनिट को तैयार किया गया है। चलिए आज की लास्ट न्यूज़ हम बात करते हैं। 1668 जर्नलिस्ट किल्ड इन द लास्ट 20 years, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो देखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इन्होंने कहा है पिछले 20 सालों में, मतलब 2003 से लेकर 2022 तक, पिछले 20 सालों में पूरे वर्ल्ड में 1668 जर्नलिस्ट मारे गए हैं या वो मर गए हैं। कोई इंसिडेंट को कवर करते हुए इनकी डेथ हो गई है, या फिर उनको जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई गई है, मर्डर हुआ है, या वॉर जोन होता है वहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। जो भी कारण रहा हो, तो यहाँ पर पिछले 20 सालों में 1668 जर्नलिस्ट की जान गई है। ऐसा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट से हमें पता चलता है।
ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट कहती कि हर साल एवरेज 80 जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी लाइफ को खो देते हैं। ठीक। सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो पिछले 2 डिकेड में, पिछले 20 सालों में सबसे अधिक जो डेथ हुई है जर्नलिस्ट की, वो कहाँ पर हुई हैं? आप देखेंगे 578 जर्नलिस्ट किल देयर ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। दिस इज अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड डेथ रेट। तो कहाँ पर है वो देश? तो आप यहाँ देख सकते हैं सीरिया और इराक। सीरिया और इराक में सबसे अधिक जर्नलिस्ट मारे गए हैं। ठीक है। अगर सबसे डेंजरस कंट्रीज़ के बारे में बात करें, अनसेफ कंट्रीज़ के बारे में बात करें जो जर्नलिस्ट के लिए सेफ नहीं है, वो अफगानिस्तान, यमन और पैलेस्तीन है। ऐसा इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1985 में फ्रांस में इसका फॉर्मेशन हुआ था और फ्रांस पेरिस में ही इसका हेड ऑफिस है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्क टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो 1668 जर्नलिस्ट पिछले 20 सालों में मारे गए हैं, ऐसा हमको इस रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है। क्लियर? तो ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स थे। अब यहाँ पर क्विक रिवीजन है, आप देख सकते हैं कोनेरू हम्पी जिन्होंने वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीता है। फिर फसई के आप देखेंगे सीईओ कौन बन गए हैं? जी कमलावर्धन राव बन गए हैं। दिनेश कुमार शुक्ला जो हैं वो चेयरमैन बन गए हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। अजीत कुमार सक्सेना मॉइल के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। बीएसई के द्वारा सुंदर रमन राममूर्ति को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। वही चाइना ने किंग गैंग को जो है वो कंट्री का नया फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। अजय कुमार श्रीवास्तव एमडी एंड सीईओ बन गए इंडियन ओवरसीज बैंक के। फॉर्मर पोप बेनेडिक्ट 16 इनका निधन हो गया वेटिकन सिटी में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे मेंस अंडर 18 जो टाइटल था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में, वो मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने जीता है। वहीं अगर वीमेंस की बात करते हैं तो हरियाणा की हॉकी टीम ने जीता है। गुरुंग कम्युनिटी सिक्किम की है और इनके द्वारा नया न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम है तामुल ओसर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर्नाटका के कलसा बांद्रू प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा अमित शाह जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा है 6वें नंबर के CDDI का, कहाँ पर? कर्नाटका में। इंडियन आर्मी के द्वारा अपना पहला 2 स्टोरी का 3D प्रिंटिंग ड्वेलिंग यूनिट को अहमदाबाद कैंट में बनाया गया। फिर RBI के द्वारा उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है 2.0 उत्कर्ष 2023 से 25 के लिए, और जो उत्कर्ष 1.0 या उत्कर्ष था वो 2019 में लॉन्च किया गया था। ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है और डिटेल में आपको इकोनॉमी की जो करंट अफेयर्स आते हैं उनमें आपको और डिटेल में देखने को मिलेगा। तो ये हमने आपके पूरी न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली। अंत में बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। पहला है हु हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप प्रहरी ऑफ द BSF इन नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में BSF के लिए प्रहरी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी। Which state government has launched an initiative for the conservation of Nilgiri Tahar at the cost of 25 करोड़ रुपीस? तो नीलगिरी तहार को कंजर्वेशन करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है? जिस स्टेट का ये स्टेट एनिमल होगा, किसका है ये? तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द 10th फेज ऑफ राइतु बंधु द इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम फॉर द फार्मर्स। तो फार्मर की जो रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए 10वें नंबर का राइतु बंधु फेज की शुरुआत की गई। तो राइतु बंधु स्कीम बहुत पुरानी स्कीम और इसका एसोसिएशन कहाँ से है? तेलंगाना से है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने बांग्लादेश की पहली मेट्रो को शुरू किया है। तो किसके सपोर्ट से इस मेट्रो को तैयार किया गया है? तो जापान, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है IACP 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? निजात कैंपेन के लिए। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन डी। लीजेंड पेले इनका निधन हो गया है, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन डी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।